बीजेपी के वोट बढ़ेंगे क्या? दरअसल विधानसभा चुनाव बेहद करीब है और टिकटों का ऐलान होने में अब थोड़ा ही वक्त रह गया है। अगर जो बैठकों के दौर को देखें और दावों को समझें, इससे पहले ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कहकर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। ज्योति के अलावा रिटायर्ड आईपीएस सवाई सिंह चौधरी ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। सवाई सिंह खींवसर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। ज्योति मिर्धा ने बीजेपी का दामन थामा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस ने कहा कि ज्योति मिर्धा पार्टी में सक्रिय नहीं थी। इधर बीजेपी ने कहा कि इससे पार्टी को फायदा होगा। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। चुनावी समर, बढ़ा बीजेपी का परिवार। ज्योति मिर्धा ने हाथ का छोड़ा साथ, अब कमल के साथ। ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हमारी पार्टी जो थी वो पिछले कुछ समय में हम लोग अपनी अपनी बात रखते गए। कभी सुनी जाती थी, कभी नहीं सुनी जाती थी, लेकिन उस दिशा से बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में मूव करने लगी। बीजेपी के राजस्थान में मजबूत होने का दावा। कांग्रेस ने कहा 4.5 साल से सक्रिय नहीं थी। ज्योति मिर्धा जी पिछले 4.5 साल से कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में नहीं देखी जा रही थी। आरएलपी का तंज, अब ज्योति की जमानत जब्त होगी। वहाँ इसकी जमानत जब्त कराई थी मैंने 2014 के अंदर। इसके 17,000 वोट 18,000 आए थे और मेरे 60,000 के लगभग वोट आए। आज के इसके ज्वाइन करने से वहाँ कोई 5 वोट का फर्क नहीं पड़ने वाला नागौर के अंदर। कुनबा बढ़ा, बीजेपी के वोट बढ़ेंगे। तो आज की चर्चा में 4 खास मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ। एक एक करके सबका परिचय कराते हैं। आशीष चतुर्वेदी जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत आशीष जी आपका। किशोर शर्मा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी किशोर जी स्वागत। शंकर लाल नारुलिया जी प्रदेश महामंत्री हैं आरएलपी के, शंकर लाल जी आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, पहला सवाल आपसे करता हूं। ज्योति मिर्धा यानी नाथूराम मिर्धा की पोती, वो नाथूराम मिर्धा जो 6 बार सांसद, 4 बार विधायक रहे, राज्य और केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उनके देहांत के बाद उपचुनाव में उनके बेटे भानु प्रकाश मिर्धा सांसद बने। 2009 में ज्योति मिर्धा सांसद बनी। जैसा मैंने बताया कि ज्योति मिर्धा नाथूराम मिर्धा की पोती हैं। ज्योति मिर्धा के चाचा रिचपाल मिर्धा वो कांग्रेस में है। रिचपाल मिर्धा के बेटे यानी ज्योति मिर्धा के चचेरे भाई डेगाना से विधायक हैं। ज्योति मिर्धा की बहन श्वेता मिर्धा हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के बेटे और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की पत्नी हैं। आशीष जी, सवाल यह है कि बीजेपी तो परिवारवाद की राजनीति मिटाने के मिशन पर निकली है ना? देखिए रविंद्र जी, अभी आपने बहुत अच्छे से नाथूराम मिर्धा जी का जो राजस्थान में रहा है और वो राजस्थान के बहुत कद्दावर नेता रहे हैं। 6 बार लोकसभा के सांसद रहे, 4 बार विधानसभा के सदस्य रहे, मंत्री रहे, और जिसे कहते हैं ना जमीनी नेता, धरती पुत्र अगर हम कहा जाए राजस्थान की राजनीति में जो सबसे कद्दावर नेता हैं, उनमें से नाथूराम मिर्धा जी एक थे। और देखिए रविंद्र जी, मुझे ध्यान है हमने पिछले फ्राइडे को भी इसी पर एक चर्चा की थी, इसमें परिवार को लेकर के आपने चर्चा की थी। भारतीय जनता पार्टी का जो रहता है कि कांग्रेस जो है वो परिवारवादी पार्टी है, उसके सारे निर्णय में अगर हम बात करें तो एक परिवार का दखल होता है। ज्योति मिर्धा ऐसा नहीं कि कोई पहली बार राजनीति में आ रही हैं। आपने खुद ने बताया कि 2009 में वो सांसद रही हैं, और मैं सुन रहा था अभी डोटासरा जी को जिस तरह से वो बौखलाहट में आई कैसे है वो नहीं है। ज्योति मिर्धा आई कैसे है? सवाल यह है ना सर, अगर आप एक परिवार पर बता रहे हैं कि कांग्रेस केंद्रित रहती है तो अगर हम इसी तरह से बात करें कि नागौर की राजनीति एक परिवार पर, मिर्धा परिवार पर केंद्रित रही है, इससे आप इंकार नहीं कर सकते। आप खुद कह रहे धरती पुत्र थे वो, उनके भाई, उनके बेटे, उनकी पोती, उनके मैं जवाब देता हूं, सब राजनीति में। देखिए रविंद्र जी, मेरिट के बेसिस पे जनता से संवाद करना, जनता से संपर्क करना और जनता के बीच में बने रहना और चुन करके आना, हाँ, और सारे फैसले एक परिवार द्वारा लेना। ज्योति मिर्धा जी की अगर इतनी मेरिट थी तो फिर वो 2014-19 का चुनाव क्यों हार गई? नहीं, देखिए वो खुद कह रही है ना कि वो स्वयं महसूस करती हैं कि वो गलत पार्टी में थी, उनकी बातें सुनी नहीं जा रही थी। और देश में हमको ये समझना पड़ेगा रविंद्र जी, पिछले कई सालों में अगर हम बात करें तो वो लोग
वो सभी तमाम लोग जो ये मानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हो रहा है और कांग्रेस अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है, कांग्रेस में उनकी सुनी नहीं जाती है। और महिला सुरक्षा को लेकर के अभी देखिए, अभी किशोर जी से आप प्रश्न पूछिएगा कि दिव्या मदेरणा जी इनकी सिटिंग विधायक है, वो अपने आप को अगर असुरक्षित महसूस करती हैं और कांग्रेस अगर उनकी चिंताओं पे ध्यान नहीं देती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? खेल आप क्रिकेट मुझे का और आप बताइए, रविंद्र जी, बैडमिंटन अगर यहाँ पर सरकार खेलने के लिए बात कर रहे हैं मेरे से। सरकार के देखिए अगर सरकार के मंत्रियों को धरना देना पड़ रहा है ट्रांसफार्मर बदलने के लिए, सरकार के विधायक को करना पड़ रहा है, बीजेपी तो आप ये आरोप विपक्ष लगाता है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी लगाती है, अगर बीजेपी में वो शामिल हो जाती है तो वॉशिंग मशीन में उनकी धुलाई हो जाती है, सारे भ्रष्टाचार दूर हो जाते हैं। इसी तरह से परिवारवाद की भी अगर कहेंगे, एक परिवारवाद की भी नई वॉशिंग मशीन बीजेपी ने ले ली है क्या? मेघवाल पर जी, एक परिवारवाद की भी बीजेपी ने वॉशिंग मशीन ले ली है क्या अब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे भैया आप आए ना, सुनील जाखड़ जी आए नहीं आए बताइए, इनके प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे या नहीं थे पंजाब में? नेता ही नहीं वो था, आए नहीं आए, आ रहा हूं किशोर जी, आ रहा हूं। वो आए ना। इसके पहले तमाम नेता जिनको लगता है कि देश का भविष्य मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, मोदी जी देश के लिए विकास कर रहे हैं, वो आम जनता के जीवन में सुधार कर रहे हैं, कांग्रेस अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है। किशोर शर्मा जी, चलिए अब आप बताइए, ये बताइए किशोर शर्मा जी, कांग्रेस में भगदड़ क्यों मची हुई है राजस्थान में? 40 के करीब कांग्रेस के नेता बीजेपी में आ चुके हैं और बीजेपी महासचिव अरुण सिंह का यह कहना कि राजस्थान की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और वो दर्शा रही है कि 40 नेता जिस तरह से कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या दिक्कत है? भगदड़ क्यों मची हुई है? या फिर आप सोच रहे हैं चलिए अच्छा है, टिकट को लेकर क्लेश जितना कम हो उतना अच्छा है? अरुण सिंह के बयान को भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से नहीं लेती। वो कभी जनता के नेता नहीं रहे, वो इसी से उठ के आए और इसी 40 नेता कांग्रेस के जो पूर्व प्रतिनिधि भी रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं बीजेपी में? मैं पहले ज्योति मिर्धा से बात शुरू कर दूं, यदि आप चाहें तो। मैं आपकी बात बताना चाहूंगा। ज्योति मिर्धा नाथुराम मिर्धा परिवार से रहे और नाथुराम मिर्धा परिवार का बड़ा गौरवशाली स्वर्णिम इतिहास रहा है। वो कभी पार्टी में रहे, वो सांसद रहे, विधायक रहे, बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वो जो जब विपक्ष में रहते थे तो जनता के लिए संघर्ष करते थे और जब सरकार में रहते तो जनता के लिए काम करते थे। रविंद्र, उन्होंने कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के सामने घुटने नहीं टेके। ज्योति मिर्धा उस परिवार से हैं और उन्होंने जो आज बीजेपी ज्वाइन की है, हो सकता है ज्योति मिर्धा को राज में रहने की आदत हो। एक बात और, उनका ससुराल कारोबारी परिवार से, इंडिया बुल्स उनकी कंपनी है और चूंकि बीजेपी इस काम को सीबीआई ईडी वाले काम को करती रही है, अच्छा, हो सकता है ये दबाव भी उनके सामने हो। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूं आपको। हाँ, तो जितने भी मतलब 40 के 40 नेता गए हैं सब जो है बिजनेस फैमिली से हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सबको उसी चीज का डर है, इसीलिए गए हैं सब छोड़कर। देखिए, ऐसे तो कांग्रेस पूरी खाली हो जाएगी फिर। यस, आपकी बात का जवाब देता हूं। घनश्याम तिवारी भी कांग्रेस से गए हैं। घनश्याम तिवारी कांग्रेस में थे और वहां जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तब मोदी के अत्याचार की बात करते थे। हरीश मीणा बीजेपी के सांसद थे, बीजेपी से। हाँ, फिर क्यों आए? बीजेपी से आए थे ना कांग्रेस में, ठीक है, वो भी वहीं से गए। जो हरीश मीणा थे, हरीश मीणा दौसा सांसद थे, मानवेंद्र सिंह बाड़मेर सांसद थे और ये सब बीजेपी के सांसद थे जो कांग्रेस में हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर दम घुटता है तो भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले नेताओं को घुटता है। सत्यपाल मलिक आज भी राज्यपाल होने के बाद चिल्ला के किसानों के काले कानून के लिए वो जो उनका पद चला गया उसके बाद चिल्ला के बोले हैं, वो जब पद चला गया, जब रविंद्र, थोड़ा अगर आप वापस रिवाइंड करेंगे अपने आप को, जो गवर्नर थे तभी वो चिल्ला के बोलते थे। जब किसान आंदोलन चल रहा था, किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे तब भी ये बात करते थे। हनुमान बेनीवाल नागौर सांसद, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, रिवाइंड अगर करेंगे, जब गोवा के राज्यपाल थे जब जरूर वो बोलते थे, गोवा के उन्होंने भ्रष्टाचार पर उंगली उठाई थी, जब जरूर बोलते थे, मैं उस बात से इनकार नहीं करूंगा। लेकिन अगर गवर्नर थे और गवर्नर की नियुक्ति अपरोक्ष तौर पे केंद्र सरकार करती है। सत्यपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उसी पद पर रहे और वो लगातार पद पे होकर बोलते रहे। हनुमान बेनीवाल गठबंधन में थे, वो छोड़ के आए, ये उदाहरण है। इस सारी चीज को समझना पड़ेगा आपको कि दम किसका कहां घुट रहा है। ये राजस्थान की बात है
और आगे चलेंगे तो यशवंत सिन्हा मैं लेकिन समझ नहीं पाया, आप जरा दर्शकों को समझा नहीं पा रहे हैं, प्रदेश की जनता को बता नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस के इतने नेता क्यों चुनाव के ऐन वक्त पहले छोड़कर बीजेपी का ही दामन थाम रहे हैं मुख्यतः। रविंदर, आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता समझ रही है कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भगदड़ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से रही है, और तब रही है जब उनका कहते दम घुटना। नाना पटोले ने बीजेपी छोड़ी, सांसद थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने छोड़ी। कीर्ति आजाद तो उन लोगों में से थे, जब पार्टी शुरू हुई थी उसके मूल लोगों में से थे। क्यों छोड़ के गए? इसलिए कि वहां ये सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ ये लड़ना चाहते हैं लोग, और वहां उनका दम घुटता है। मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। अब यशवंत सिन्हा का भी आप नाम लेने लगेंगे, आप मानवेंद्र सिंह जसोल का भी नाम ये वो नेता है रविंदर, रविंदर वो नेता है जिन्होंने बीजेपी। शंकर लाल नारोलिया जी, मैं आपका रुख करता हूं, ये बताइए मेरे को कि ऐसा क्या जादू कर दिया कि आप ये मानकर चल रहे हैं कि जमानत जब्त कर देंगे अगर अब की बार आमना सामना होता है तो, ज्योति मिर्धा के साथ हनुमान बेनीवाल का। और 9% जाट वोटर है पूरे राजस्थान में। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो बीजेपी ने दांव खेला है उसको लेकर आरएलपी को, हनुमान बेनीवाल को नागौर में ही ज्यादा समय बिताना पड़ेगा आगामी चुनाव में? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी की आज जो लोकप्रियता है किसानों में, युवाओं में, इतनी लोकप्रियता है कि 2023 में निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनेगी। दूसरी बात, आप जो कह रहे हो कि नागौर में समय बिताना पड़ेगा, फिर से बोलिए थोड़ा, मुझे लगा गलत तो नहीं सुन लिया मैंने। 2023 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनेगी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, अकेले अपने बूते पर। और जो आप बता रहे हैं कि बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज कोई भी अगर कोई नेता बोलता है जनता के लिए, बजरी माफियों के खिलाफ अगर किसी ने आंदोलन किया तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो थे। आपने देखा होगा कि पिछले छात्र हितों के लिए जो संघर्ष कर रहा है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो है। हाँ। आप बता रहे हो ज्योति मिर्धा जी, जिससे ज्योति जी 2 बार चुनाव लड़ चुकी है पहले। हाँ। और वो आपको पता है कि 14 में चुनाव हारा वो, और 19 में चुनाव वो हारी है। हाँ। और उनको भी ये लग रहा था कि हनुमान बेनीवाल के सामने कुछ बनने वाला नहीं है। अच्छा। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब बीजेपी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कि जन आधार जो आज है हनुमान बेनीवाल जी का, जिस प्रकार से जन आधार बढ़ रहा है, उनसे वो चिंतित में, और वो ये सोच रहे थे राजस्थान में शंकर लाल जी, मिर्धा परिवार का दबदबा, दखल जाट वोटर्स पे रहा है, ये इस बात से आप भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मूल प्रश्न ये कि अब अगर ज्योति मिर्धा को बीजेपी लेकर आई है तो आरएलपी को कोई असहजता है क्या? आरएलपी अपने साथी के तौर पर एक नया गठबंधन देखेगी? क्या आपको लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल की सीट फंस सकती है, ज्यादा मशक्कत उनको यहां नागौर में करनी पड़ सकती है, और फिर इसके लिए आप कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो की ये स्थिति है कि उनको किसी से कोई गठबंधन की जरूरत नहीं है। किसी को जरूरत होगी तो हमसे कोई कोशिश करेगा गठबंधन करने की। आपने देखा होगा कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हमसे गठबंधन किया था, और उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी, और उनके बदले में हमने राजस्थान में 25 सीट भारतीय जनता पार्टी को दिलवाई। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का तो एक अलग जनाधार है। वो काम करते हैं किसानों में, युवाओं, मजदूरों में। जो 36 कौम में है उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आज कोई भी आदमी उम्मीद से देखता है तो ये सोचता है कि मेरी कोई मदद करने वाला है, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल करेंगे। आपने देखा होगा पिछले दिनों में हमने टोंक में एक किसान की बजरी माफियों द्वारा जिस प्रकार हत्या कर दी गई, राजस्थान का कोई नेता नहीं बोला। वहां से विधायक हुआ करते सचिन पायलट जी विधायक है, उन्होंने अपनी जुबान तक नहीं खोली, और उनको न्याय दिलाने के लिए पहली बार अगर कोई राजस्थान में कोई नेता गया तो हनुमान बेनीवाल गया। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कुचामण में जिस प्रकार जो मर्डर हुए, तो उसमें अगर किसी ने परिवार को न्याय देने की कोशिश की तो उसमें हनुमान बेनीवाल जी। ज्योति मिर्धा के आने से आपको लगता है आरएलपी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है जाट वोटर से? कोई फर्क नहीं। ज्योति मिर्धा जी के जाने से, ज्योति मिर्धा जी, आशुतोष रावत जी, अगर मैं लालू प्रसाद यादव जी के शब्दों को उधार लूं तो उन्होंने एक मौसम वैज्ञानिक का एक नया शब्द गढ़ा था, वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को लेकर कहा करते थे। क्या चुनाव से ठीक पहले इस तरह का पाला बदलने का खेल ये एक मंझे हुए मौसम विज्ञानी के तौर पे मैं कहूं कि राजनेता करते हैं, या फिर उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है, अगर हम राजस्थान के संदर्भ में देखें, कि अपनी पार्टी में तो टिकट मिलने नहीं वाला, बाहर जाके दूसरी पार्टी में कोशिश कर लेते हैं? ज्योति मिर्धा
बीजेपी को क्या देंगी या किस तरह से फायदा पहुंचाएंगी, और जो बीजेपी ज्योति मिर्धा को बदले में क्या रिटर्न गिफ्ट दे सकता है, कैसे ज्योति मिर्धा फायदा उठा सकती है या फिर कैसे बीजेपी को कैसे फायदा वो देंगी? देखिए रविंद्र जी, पहली चीज तो यह है कि इस चुनाव के समय में अगर कोई भी बड़ा नेता, कोई भी बड़ा नाम, अगर वो विधायक है, सांसद है, मंत्री है, एक पार्टी को छोड़कर अगर दूसरी पार्टी में जाता है तो जिस पार्टी को वो ज्वाइन करता है उसको एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलती है जनता के बीच में कि आखिरकार कि यह व्यक्ति यह पार्टी छोड़कर जा रहा है, तो जहां नई पार्टी ज्वाइन कर रहा है शायद उसके फेवर में एक स्विंग चल रहा है, शायद उसकी जीतने की संभावनाएं ज्यादा हैं, इसलिए यह व्यक्ति पार्टी बदल रहा है। तो ज्योति मिर्धा के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर फायदा होगा। दूसरी रही बात ज्योति मिर्धा की, तो देखिए ज्योति मिर्धा जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे वो बहुत सही कह रहे हैं कि एक बिजनेस घराने की बहू है, हालांकि उनका अपना पीहर राजनीतिक परिवार को डिपेंडेंट है, लेकिन उनका जो ससुराल है वो एक व्यवसायिक परिवार को बिलोंग करता है, इसलिए शायद कांग्रेस के लिए वो इतना हानिकारक उनका यह कदम होगा या नहीं होगा, लेकिन हनुमान बेनीवाल जी के लिए यह बड़ा खतरनाक स्टेप होने वाला है ज्योति मिर्धा जी का। हनुमान बेनीवाल जी को निश्चित तौर पर जो आप बात कह रहे थे कि अब ज्यादा समय बिताना पड़ेगा नागौर में, क्योंकि अब नागौर लोकसभा पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उनको अगर पार्टी के ज्योति मिर्धा को लेकर आई है तो शायद सांसद का चुनाव लड़ाने के लिए लेकर आई है और विधानसभा चुनावों में जाटों के वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए लाई है। तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे फायदेमंद लग रहा है, कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह नहीं है, लेकिन हनुमान बेनीवाल के लिए उतना ही नुकसानदेह लग रहा है। रविंद्र बिल्कुल। ये किशोर जी आपसे सवाल करूंगा, शंकर लाल जी आरएलपी के प्रदेश महामंत्री, उनको आपने सुना, कांग्रेस तो कह रही है कि सरकार रिपीट होगी, रिवाज बदलेंगे, बीजेपी कह रही है परिवर्तन लेकर आएंगे, आप आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, यहां तो आरएलपी दावा कर रही है कि 23 में हमारी अपने बलबूते अपने दम पर सरकार आएगी। मैं सवाल यह करना चाह रहा हूं सर आपसे कि जब बीजेपी की मेंबरशिप ली, बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपरीत दिशा में चल रही है और पार्टी दिशा भटक गई है, कार्यकर्ताओं की अनदेखी वहां पर हो रही है और प्रदेश में महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहे हैं और 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। तो ठीक है, बीजेपी की बड़ाई, बीजेपी के नेताओं की तरफदारी तो जाहिर तौर पर वो करेंगे, लेकिन कांग्रेस की राज्य सरकार की अगर बुराई और उनकी आलोचना एक कांग्रेस में जो रह चुका नेता दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो कितनी असहज स्थिति खड़ी करता है। देखिए, एक बात बहुत साफ है रविंदर कि जब कोई पार्टी छोड़ता है तो निश्चित तौर पर बगैर आरोप लगाए तो वो छोड़ नहीं सकता। पार्टी में संघर्ष, राजनीति में संघर्ष का बड़ा स्थान है और पूरा इवोल्यूशन कर ले ज्योति मिर्धा कि वो 4.5 साल पार्टी के कितने संपर्क में रही, उन्होंने पार्टी के लिए कितना काम किया, उन्होंने कितना संघर्ष किया। अगर सेवा के लिए राजनीति में थी तो उन्होंने 4.5 का कोई भी इवोल्यूशन का उनकी पूरी समीक्षा बता दें कि उन्होंने इतना संघर्ष किया। उन्होंने कोई संघर्ष के लिए नहीं किया, उन्होंने ना जनता के लिए संघर्ष किया, वो सिर्फ और सिर्फ राज में रहना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी को छोड़ा। यदि आप जी कुछ बचाने के लिए, कुछ करने, कुछ अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जा रही हैं तो ये आपका खुद का फैसला है। आरोप लगाने का काम छोड़ के जाएंगे तो कुछ तो आरोप लगाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता नहीं लगाए। आशीष जी, लेकिन आशीष जी, अब अगर ये नेता आ रहे हैं दूसरे दलों से, टिकट तो ये चाहेंगे ही, तो ये बीजेपी के जो आपके कार्यकर्ता हैं जो टिकट की इच्छा रख रहे हैं वो नाराज नहीं होंगे क्या? और क्या दावा करते हैं आप यहां पर कि अभी और भी कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में हैं या वो आपके संपर्क में पार्टी में आना चाहते हैं बीजेपी के? देखिए रविंद्र जी, मैं आरएलपी के महामंत्री को भी सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, और जिस तरह की असहजता और बौखलाहट उनके बयानों में दिख रही है उससे साफ लग रहा है कि राजस्थान का जो दृश्य है वो आने वाले 2-3 महीने में क्या होने वाला है। आप कुछ भी कह सकते हैं, मतलब आरएलपी ये भी कह सकती है कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। अरे भाई, पहले आप ये तय करिए कि क्या आप 100 सीटों पर चुनाव लड़ भी पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। भाई एक पॉलिटिकल स्पेस होती है ना, मतलब हमको कोई भी बात एक चैनल पे बहुत बड़ी गंभीरता से रखनी चाहिए। हमने देखा है आपने पिछली बार कितनी जगह चुनाव लड़ा है। आप भारतीय जनता पार्टी पे कांग्रेस के और नेता भी आने वाले हैं क्या बीजेपी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एकदम स्पष्ट मत है इसको लेकर के कि जो भी व्यक्ति, जो भी भारत का नागरिक मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखता है
और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आत्मसात करता है और उसको ऐसा लगता है और लग ही रहा है, मतलब देश की करोड़ों जनता को ऐसा लग रहा है कि ये दरी बिछाने, कुर्सी बिछाने तो आए नहीं होंगे, टिकट दे देंगे क्या, सबको एडजस्ट कर लेंगे? नहीं, टिकट की कोई प्री कंडीशन नहीं है। देखिए रविंद्र जी, टिकट देने की न तो कोई शर्त है न कोई बाध्यता है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि जो लोग शामिल हो रहे हैं उनमें से अगर कोई विनेबल है तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उस चीज को कंसीडर करती है। शंकर लाल नारोलिया जी, ये आरएलपी कह रही है कि भाई बीजेपी में 1 दर्जन के करीब सीएम के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस में 4 सीएम के कैंडिडेट हैं, आपके पास तो एक भी कैंडिडेट नहीं है, नाम तो आप बता ही नहीं रहे, आप दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हो। आप अगर सरकार बना रहे हो तो कौन है सीएम का चेहरा आरएलपी में? अरे हमारे तो नाम बताने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, एक किसान पुत्र, राजस्थान में सीएम का चेहरा है। और आप देख रहे हो कि बीजेपी में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की लाइन लगी हुई है, और कांग्रेस में पिछले आपने 4.5 साल, 4.5 साल में देखा होगा कि सीएम के लिए कैसे लड़ रहे हैं। कोई हर नेता अपनी सीट बचाने के लिए थे। सचिन जी बोले मैं सीएम बन जाऊं, हनुमान बेनीवाल जी तो अभी तक नहीं कहा, वो तो हमेशा ये कह रहे हैं कि ये तीसरे गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री, अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर कभी प्रोजेक्ट नहीं कहा। आप हमें खबर दे रहे हैं बड़ी। बेनीवाल जी नहीं करे, जनता ने ये तय कर लिया है कि 2023 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनेगी। और अभी भाई साहब बोल रहे थे, आशीष जी भाई साहब बोल रहे थे, हनुमान बेनीवाल जी हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, आपका कहने का मतलब ये है, मतलब मुख्यमंत्री के लिए वो लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, हाँ शंकर जी, आरएलपी 25 पर लड़ी थी, 3 एमएलए बने। बोल रहे थे अभी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ये बोल रही है कि 100 सीटों में चुनाव लड़ाएगी, नहीं लड़ाएगी। उनको पता होना चाहिए कि हमने 1 महीने पहले पार्टी बनाई थी। 29 अक्टूबर को हमारी पार्टी बनी जी, दिसंबर में चुनाव हुए, हमने 57 प्रत्याशी चुनाव लड़ाए और जनता ने हमें 14 लाख वोट दिए और हमने 3। अब ये आप गणित तो फिर इस गणित के हिसाब से तो अगर इस एवरेज निकालेंगे तो इतने महीने में इतने अगर बढ़ोतरी हुई है तो फिर 2023 के चुनाव में कितनी बढ़ोतरी होगी? फिर उसके बाद जब नतीजा आएंगे आप यही हवाला देंगे। अब तो आप सरकार बना रहे थे 5 मिनट पहले, अब आप जो है 0 से 14 लाख वोट की बात कर रहे हैं। आशुतोष रावत जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्लोजिंग रिमार्क है कि जैसे मैंने कहा, आशीष जी से सवाल किया कि जो ये नेता आ रहे हैं इनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, तो ये भगदड़ तो मचेगी, पाला बदल का खेल लगातार चलेगा, लेकिन एडजस्ट किस तरह से किया जाएगा और कितनी मुश्किल आएगी राजनीतिक दलों को? ये तो अच्छी बात है कि एक आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ चल रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी जनता के मन में सकारात्मकता जा रही है कि जिसके पाले में ज्यादा लोग आ रहे हैं और जिसके पाले को ज्यादा छोड़ रहे हैं उसके प्रति नकारात्मकता आती है, जैसा आपने कहा। लेकिन इन लोगों को एडजस्ट कैसे कर लेंगे? देखिए रविंद्र जी, अगर किसी पार्टी की सरकार बनती है तो उसके पास तमाम तरह के बोर्ड और नगर और निगमों के अध्यक्ष के वो जिम्मेदारियां होती हैं, जिनको वो अपने चहेतों के बीच में बांट सकती है। तो अगर हम 1% यह मान करके चलें कि सारी परिस्थितियों के बीच में भारतीय जनता पार्टी अगली सरकार बनाती है, तो निश्चित तौर पर जो लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उनको कम से कम लाल बत्ती तो दिख रही होगी, वो चाहे विधायक के नाते हो, सांसद के नाते हो। आशुतोष जी, ऐसा नहीं हो रहा, भारतीय जनता पार्टी कोई सरकार नहीं बन रही, जनता ने मन बना लिया है। ठीक है किशोर जी, लेकिन वो जो बिल्कुल मैं क्लोज कर रहा हूं, और बोर्ड और निगम की जो बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने पूरे बोर्ड और निगम में नियुक्ति भी समय पर नहीं की, उनको लग रहा है कि रिपीट होगी सरकार, उसके बाद देखेंगे। बहरहाल आप चारों का मैं धन्यवाद करूं। जो प्राइम डिबेट का सवाल था उसको भी दर्शकों को और आपको बता देता हूं। सवाल यह था कि ज्योति मिर्धा के शामिल होने से बीजेपी को फायदा होगा क्या? 37% लोगों ने कहा है हां फायदा होगा, और उससे ज्यादा प्रतिशत जो निकलकर सामने आ रहा है 63% लोगों ने कहा है कि नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन यह जाहिर सी बात है, यह भारतीय राजनीति का तासीर कहें कि राजनीति में, भारतीय राजनीति में अंतरात्मा की आवाज जो निकल कर आती है वो टाइमिंग देखकर आती है। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज इतना।